So, good morning. Next part, today we will start for oscillation. Oscillation in spring. In last class, we discussed about oscillation in simple pendulum, time period of the pendulum, and different cases for time period of the pendulum. In lift time period, how the change in the time period in the lift, upward motion, downward motion, when pendulum move in a accelerated object, accelerated vehicles, then how the time period will be changed. That we will discuss in last session. In today's session, we will discuss about oscillation in spring. Oscillation in spring. Oscillation in spring. इस स्प्रिंग में ऑसिलेशन कैसे होता है बेटा, पता है? यू नो हाउ स्प्रिंग ऑसिलेट, स्प्रिंग कैसे ऑसिलेट करेगी? तो लेट ए स्प्रिंग, दिस इज ए स्प्रिंग, फ्रॉम विच मास m इट अटैच्ड. मास कितना अटैच किया हमने इसमें? m मास अटैच किया है. अब अपन क्या करेंगे, इसको हल्का सा अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर देंगे. ये इसकी मीन पोजीशन थी, हल्का सा इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये स्प्रिंग क्या होगी? एक्सटेंड होगी और कंप्रेस होगी. ऐसा होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे एक्सटेंड होगी, अगेन ये क्या करेगी? कंप्रेस होगी. ये इस तरह से इसका कुछ बिहेवियर रहेगा. रहेगा नहीं रहेगा बेटा? मास तो सेम ही रहेगा. अब यहां से देखो, ये इसकी मीन पोजीशन थी, इससे इसका एक्स कंप्रेशन हुआ, एक्स इसका इनलोंगेशन हुआ. ठीक है. सो इट विल ऑसिलेट अबाउट इट मीन पोजिशन. ये अपनी मीन पोजिशन का लॉन्ग क्या करेगी? ऑसिलेट करेगी. जब ऑसिलेशन होगा इसके अंदर, तो हम लोगों को पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स दैट जनरेटेड इन स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स. सो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स. हियर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट. के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट. And this value of the k depend on nature of the spring. Nature of spring. ये आपको एग्जाम में गिवन होता है कि स्प्रिंग का कैसा नेचर है, उसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू क्या होती है? वेरी करती है. उसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू क्या करेगी? वेरी करेगी. सो हियर यू नो व्हाट इज द एफ इक्वल टू, एक्चुअली वी नो एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो एम इंटू ए इक्वल टू माइनस के एक्स. तो a equal to what? Minus k by m into x. This is the one concept. Equation number 1. We know in SHM, we know in SHM a equal to minus omega square x. This is equation number 2. Can we compare these two equations? Both represent acceleration. So by comparison of equation 1 and 2, by comparison of equation 1 and equation 2, 1 और 2 को कंपेयर करें तो क्या आएगा बेटा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम. तो व्हाट इज ओमेगा? रूट ऑफ के अपॉन एम. ओमेगा इक्वल टू व्हाट? 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू रूट ऑफ के अपॉन एम. तो टी अपॉन 2 पाई इक्वल टू रूट ऑफ m by k. So t equal to what? T equal to 2 pi root m upon k. This is the time period of oscillation of spring. Time period of oscillation of spring. Spring oscillation time period क्या होगा? T equal to 2 pi root m upon
के। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है कि स्प्रिंग जब कैसे ऑसिलेट करेगी उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा? मास कितना अटैच कर रखा है एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे स्प्रिंग का मास हमने क्या लिया है? मास ऑफ स्प्रिंग इज नेग्लिजिबल लिया है। मास ऑफ स्प्रिंग का यहाँ पे नेग्लिजिबल। हमने स्प्रिंग का मास कंसिडर नहीं किया है। जब स्प्रिंग का मास कंसिडर होता तो यहाँ पे जो नेट मास आता, एक चीज ध्यान देना कि हियर इन दिस वन, इन दिस इक्वेशन, in this equation mass of spring, mass of spring is negligible, नेग्लिजिबल। इसमें स्प्रिंग का मास कितना बेटा? नेग्लिजिबल। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें स्प्रिंग का मास हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इफ स्प्रिंग मास इज कंसिडर्ड, इफ स्प्रिंग मास इज कंसिडर्ड, देन अगर स्प्रिंग का मास कंसिडर करेंगे तो एम नेट जो आएगा वो होगा अटैच्ड मास प्लस एम एस अपॉन 3, एम एस अपॉन 3, मास ऑफ स्प्रिंग अपॉन 3 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि स्प्रिंग का मास के अकॉर्डिंग हमें कंडीशन अलग लेनी पड़ती है। ठीक है, वो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो इसलिए हम लोग एम एस अपॉन 3 लेते हैं। तो अगर अपन टाइम पीरियड निकालेंगे यहाँ पे तो टी इक्वल टू क्या आएगा? 2 पाई रूट एम प्लस एम एस अपॉन 3 अपॉन क्या आएगा? के। ये चीज ध्यान रख लोगे अलग से। आपके चांस किसका है एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आने का? तो इसी फॉर्मूले बेस। ये वाला कंसिडर बहुत ही कम होता है, बहुत ही कैस। एम तो जो अटैच्ड मास है वही है, और एम एस मतलब मास ऑफ स्प्रिंग। एम एस का मतलब है मास ऑफ स्प्रिंग, मास ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, और एम जो है दैट इज मास ऑफ लोड, मास ऑफ लोड। ठीक बात है? कोई समस्या है इसमें? हाँ, सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसलिए उसका जो रिड्यूस्ड मास हम लोग लेते हैं दैट इज एम एस अपॉन 3 लेते हैं। सेंटर ऑफ मास की अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होता है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है इसमें? अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। क्या देखेंगे बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन कैसे होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, तो वी विल डिस्कस अबाउट टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? यू नो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में? स्प्रिंग जो है उनको सीरीज में हमने कनेक्ट कर रखा है। किसमें कनेक्ट कर रखा होता है? सीरीज में, लाइक दिस। ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसी के साथ दूसरी स्प्रिंग को मान ले कनेक्ट कर दिया, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी है? K2 है। यहाँ पे आपने मास अटैच कर दिया। अब इन दोनों में जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी सेम, क्योंकि लोड दोनों में क्या है यहाँ पे? सेम अटैच्ड है। बट बोथ स्प्रिंग विल बी डिस्प्लेस बाय डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट। दोनों में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट। लेट डिस्प्लेसमेंट इन दिस स्प्रिंग दैट इज x1, इन दिस वन x2। ठीक है, सो इन स्प्रिंग 1, इन स्प्रिंग 1, स्प्रिंग 1 में क्या आएगा बताओ? F इक्वल टू माइनस K1 इंटू x1। सो व्हाट इज द x1? कैन आई राइट x1 इक्वल टू F अपॉन K1 माइनस का, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 1। इन स्प्रिंग 2, इन स्प्रिंग 2, व्हाट इज द रीस्टोरिंग फोर्स? F इक्वल टू माइनस K2 इंटू x2। so what is the x2? minus K2, sorry,
माइनस एफ अपॉन के टू। कोई दिक्कत है इसमें? इक्वेशन नंबर 2। अगर अपन दोनों स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं के एक्स, के एस है, क्या है? के एस। इफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन इज के एस। कितना है? के एस। देन क्या होगा बेटा बताओ? अगर अपन दोनों स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट एक साथ मान लेते हैं, कितना है? एक्स। कितना मान लेते हैं? एक्स इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस, दोनों को मिला के नेट डिस्प्लेसमेंट एक्स मान लेते हैं। सो एफ इक्वल टू क्या होगा? नेट फोर्स एफ इक्वल टू माइनस के एस इंटू एक्स। तो वॉट इज दी एक्स? एक्स इक्वल टू माइनस एफ अपॉन के एस। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1, equation 2 and equation 3 क्या होगा? हमें पता है कि x इक्वल टू x1 प्लस x2 होगा रणधीर। x इक्वल टू क्या है? माइनस एफ अपॉन के एस इक्वल टू माइनस एफ अपॉन के वन माइनस एफ अपॉन के टू। ऊपर से एफ कॉमन है, क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बताओ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही करते हैं। क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? माइनस भी कॉमन है तो 1 अपॉन के एस इक्वल टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू। कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं। इसमें अगर के एस निकालना है दो के लिए तो के एस कैसे निकाल सकते हो? एलसीएम लेंगे तो क्या है? के वन के टू। ऊपर आ जाएगा के वन प्लस के टू, रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आ जाएगा? के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू। अब अगर इसमें पूछे टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, टाइम पीरियड ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड कितना होगा बेटा बताओ? टी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई रूट m अपॉन के, m अपॉन के। तो यहाँ पे के एस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? के एस। तो क्या आएगा? टी इक्वल टू 2 पाई m, और के एस की जगह क्या लिख दें हम लोग? के वन के टू, और ऊपर क्या चला जाएगा? के वन प्लस के टू। कोई समस्या बताओ? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब इसी में देखते हैं कि इफ एन स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज, इन सीरीज, जब एन स्प्रिंग होगा तो क्या होगा? 1 अपॉन के एस इक्वल टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू डैश 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 1 अपॉन के एन। इफ ऑल स्प्रिंग आर सिमिलर, all spring are similar, सारी स्प्रिंग अगर सिमिलर है तो उसमें क्या होगा? उस केस में 1 अपॉन के एस इक्वल टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू, सबके सब सेम ही 1 अपॉन के लिख दें इसको। के प्लस 1 अपॉन के डैश 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 कितने टाइम बेटा? एन टाइम्स। कितने टाइम्स होगा? एन टाइम। जब 1 प्लस 1 प्लस 1 हम एन टाइम करते क्या होता है? एन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन के एस इक्वल टू एन अपॉन के। तो व्हाट इज द के एस? के एस इक्वल टू के बाई एन। नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड टी एस? टाइम पीरियड इन सीरीज कॉम्बिनेशन टी एस फॉर एन स्प्रिंग। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? एम अपॉन के एस हो जाएगा, एम अपॉन के एस। तो टी एस इक्वल टू एम अपॉन
के और ये एन का जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी एस इक्वल टू रूट एम अपॉन के। तो टी एस क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल टाइम पीरियड है उसका रूट एन टाइम्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर एक स्प्रिंग का टाइम पीरियड कितना है टी है, तो एन स्प्रिंग को एक साथ अटैच कर दोगे तो सीरीज में उसका टाइम पीरियड क्या होगा, रूट एन टाइम ऑफ टी। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट कौन सा कॉम्बिनेशन होगा बेटा, इट इज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, स्प्रिंग को हम किस में अटैच करेंगे, पैरेलल। ये मान लीजिए रिजिड एंड है, हम पहले दो स्प्रिंग के लिए बात करेंगे। ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, दूसरा स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। इसके नीचे हमने मास लगा दिया m, कितना लगा दिया m। जब इसमें मास m अटैच करेंगे तो दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। बट ये जो लोड का फोर्स जो है दैट विल डिवाइड इन दीज टू, दोनों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो इसके अंदर जो स्प्रिंग फोर्स आएगा दैट इज F1, इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स आएगा दैट इज F2। डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम होना है, ठीक है। सो इन स्प्रिंग वन, इन स्प्रिंग वन क्या होगा, F1 इक्वल टू माइनस K1 इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 1। इन स्प्रिंग टू, इन स्प्रिंग टू F2 इक्वल टू माइनस K2 इंटू एक्स। अगर इसको एक साथ कॉम्बिनेशन मान लेते हैं, लेट कांस्टेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज Kp, कितना है बेटा Kp। देन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन कांस्टेंट Kp है देन क्या होगा, F इक्वल टू नेट F क्या होगा हमारे पास, माइनस Kp इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर 3 ये होगा। बट वी नो यहाँ पे जो F है यही F क्या हुआ, इन दोनों में डिवाइड हुआ नहीं हुआ। सो हियर F इक्वल टू क्या बेटा, F1 प्लस F2। F की वैल्यू क्या है, माइनस Kp इंटू एक्स इक्वल टू माइनस K1 इंटू एक्स माइनस K2 इंटू एक्स। अब इसमें क्या हो जाएगा बताओ, एक्स कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ, कैंसिल हो जाएगा। तो Kp इक्वल टू क्या बनेगा, K1 प्लस K2। अब अगर आपको पूछे इसमें टाइम पीरियड क्या होगा, न्यू टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, कितना होगा इसमें दो स्प्रिंग में टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला, T इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन Kp हो जाएगा, m अपॉन Kp। तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई m अपॉन K1 प्लस K2। कोई समस्या है अब इसमें, नहीं। अब अगला देखें हम लोग कि अगर n स्प्रिंग अटैच्ड है, कितनी स्प्रिंग बेटा, n स्प्रिंग है तो क्या होगा, इफ n स्प्रिंग, n स्प्रिंग attached in combination, कॉम्बिनेशन में कितनी स्प्रिंग है, n स्प्रिंग है। तो वहां पे क्या होगा बताइए, के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 डैश 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 Kn। तो इफ ऑल स्प्रिंग आर, ऑल स्प्रिंग ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर, सारी की सारी स्प्रिंग सेम नेचर के, तो क्या हो जाएगा, Kp इक्वल टू K प्लस के डैश डैश डैश, कितने टाइम होगा बेटा ये, n टाइम्स, क्या होगा n टाइम्स। तो Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, n के, क्या हो जाएगा n के।
कोई समस्या है इसमें? नहीं। अब इसमें न्यू टाइम पीरियड क्या आएगा? टीपी इक्वल टू 2 पाई, सॉरी 2 पाई बाहर लिखना पड़ेगा, 2 पाई √m अपॉन KP हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? टीपी इक्वल टू 2 पाई m अपॉन n के। ये इसको ऐसे लिख देगा, टीपी इक्वल टू 2 पाई √m अपॉन K अलग लिख दे, और इसमें √n अलग नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 2 पाई m अपॉन K, तो T बन गया नॉर्मली। तो टीपी इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1/√n टाइम्स T। ठीक है, अब आपको पूछ ले व्हाट इज द रेशियो ऑफ TS टू TP। TS टू TP, एन स्प्रिंग अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं फिर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दोनों का टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा? तो निकाल सकते हो। अभी हमने देखा था ये क्या था? √n टाइम्स ऑफ T, और ये क्या आ रहा है? 1/√n टाइम्स ऑफ T। ये है, तो क्या कर लेंगे? T से T कैंसिल हो गया, तो क्या रेशियो आया? √n रेशियो 1/√n। √n से मल्टीप्लाई कर ले पूरे को, तो √n इंटू √n, रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? इंटू स्क्वायर मत कर देना, स्क्वायर करना अलग चीज होता है। तो क्या होगा? ये √n इंटू √n n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? n रेशियो 1, n/1। दिस इज द टाइम पीरियड रेशियो। समझ में आगे बात? √n से √n क्या हो गया था यहाँ पे? कैंसिल, और ये n हो गया। कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। क्या है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब अगर हमारे पास एक स्प्रिंग ऐसे दे रखी है आपको, एक सरफेस मान लीजिए, यहाँ पे एक सरफेस है, सिंपल सरफेस है, इस पे एक स्प्रिंग है जिसका मास है m1, सॉरी एक दूसरा मास अटैच है यहाँ पे m2। स्प्रिंग इन दोनों के बीच में अटैच कर रखी है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। अगर बोल दिया कि इसको थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्लेस कर दें तो इसमें ऑसिलेशन होगा, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? क्या फॉर्मूला में सीधा हम लोग यहाँ लगा देंगे? m, दो मास अलग अलग है तो किसको कंसिडर करेंगे? टू फाइंड द टाइम पीरियड वी हैव टू फाइंड रिड्यूस्ड मास। क्या फाइंड करना है? रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास कैसे फाइंड करते हैं ये ध्यान रखिएगा। रिड्यूस्ड मास m, या इसको लिख देते हैं म्यू। क्या लिख देते हैं इसको? म्यू। वो कैसे लिखेंगे पता है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये 1/m1 प्लस 1/m2 करके हम लोग क्या निकालते हैं? रिड्यूस्ड मास निकालते हैं। 1/m1 प्लस 1/m2 करोगे तो क्या आएगा? 1/म्यू इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? m1 m2 आएगा, नहीं आएगा? वापस से रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? वही आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, लिखना है तो चाहे 1/म्यू रिड्यूस्ड मास इक्वल टू क्या होगा? 1/m1 प्लस 1/m2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/म्यू इक्वल टू क्या आएगा बेटा बताओ? m1 m2 ऊपर आ जाएगा m1 प्लस m2। जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या बनेगा आपका? ये बनेगा, नहीं बनेगा? ये बनेगा। अब इस स्प्रिंग में टाइम पीरियड निकालेंगे T। T इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई, यहाँ पे लेंगे म्यू अपॉन K। एम अपॉन क्या लेते हैं ना, यहाँ पे लेना पड़ेगा म्यू अपॉन K। म्यू क्या है यहाँ पे? रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास की वैल्यू कितनी बेटा? 2 पाई। म्यू कितना हमारे पास? m1 m2 अपॉन K इंटू m1 प्लस m2। m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, दैट इज क्या है? दूसरा लास्ट टॉपिक इसके अंदर, टाइप ऑफ ऑसिलेशन। टाइप ऑफ ऑसिलेशन। टाइप ऑफ ऑसिलेशन। फर्स्ट अपने पास आता है इसमें नेचुरल ऑसिलेशन। क्या आता है? नेचुरल ऑसिलेशन। नेचुरल ऑसिलेशन में क्या होता है कि जो ऑसिलेशन है वो नेचुरली एक फिक्स एम्पलीट्यूड के साथ होता रहता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी की हेल्प से टाइम के साथ उसके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है। तो दैट इज नोन एज द नेचुरल ऑसिलेशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट oscillate with same frequency
same frequency oscillate with same frequency without same frequency and sorry and amplitude. frequency लिखो नहीं, amplitude जरूरी है. same frequency and amplitude without any external source, without any external energy source, energy source. उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल ऑसिलेशन. तो ये इस टाइप का नेचुरल ऑसिलेशन होता है जिसमें लगातार ऑसिलेशन क्या बना रहता है? एम्पलीट्यूड इसका सेम बना रहता है. दिख रहा है ना? कोई चेंज इसमें नहीं आ रहा है और बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगा रहे हैं. दूसरा टाइप का जो ऑसिलेशन होता है उसमें क्या होता है? उसको बोलते हैं हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन. क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन. डैम्प्ड ऑसिलेशन. डैम्प्ड ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन था जिसमें एम्पलीट्यूड लगातार क्या होता रहता है? डिक्रीज होता रहता है. The oscillation in which amplitude continuously decrease with time, decrease with time. टाइम के साथ लगातार क्या होगा? ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है. ठीक है. हाँ, जैसे जैसे ये एक ऑसिलेशन ऐसा था पहले, ये कौन सा ऑसिलेशन है? डैम्प्ड ऑसिलेशन. मैंने एकदम से कम कर दिया, आप हो तो धीरे धीरे कम कर सकते हो. है तो क्या ये डैम्प्ड ऑसिलेशन. है क्या है? डैम्प्ड ऑसिलेशन. एक होता है फोर्स्ड या मेंटेन ऑसिलेशन. तीसरा टाइप क्या है? फोर्स्ड, और इसको बोलते हैं मेंटेन्ड ऑसिलेशन. फोर्स्ड या मेंटेन ऑसिलेशन क्या होता है? जिसके अंदर अपन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से एम्पलीट्यूड को एक सेम मेंटेन करते हैं. The oscillation in which amplitude of oscillation is maintained by external energy source. External energy source. समझ में आ गई बात? और एक चीज होती है, जब आपके पास जो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स हम देते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कर सकें. मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कर सकें. तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स मस्ट बी सेम एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन. दैट कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन. उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस कंडीशन. टू ट्रांसफर मैक्सिमम एनर्जी, ट्रांसफर मैक्सिमम एनर्जी frequency of source of external source, external source must same as natural frequency of oscillator, natural frequency of oscillator. ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. दैट कंडीशन इज नॉन एज रेजोनेंस.
this condition is known as रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। रेजोनेंस के अंदर एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम ट्रांसफर होती है। क्या होती है? मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होती है रेजोनेंस में। ठीक है, इसलिए कई बार ब्रिज वगैरह पे जब आर्मी मार्च पास्ट करती है, उनको अवॉइड किया जाता है कि मार्च पास्ट नहीं करनी ब्रिज के ऊपर। बोलते हैं कि मार्च पास्ट करते वहां से नॉर्मल निकल जाइए, सीधे सीधे परेड मत कीजिए ब्रिज के ऊपर। क्यों? कारण क्या होता है, जब आर्मी वहां पे ब्रिज पे क्या करेगी? मार्च पास्ट करेगी, तो जो मार्च पास्टिंग की फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, वो फ्रीक्वेंसी और ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? मैच हो सकती है। और इन दैट केस इफ ब्रिज फ्रीक्वेंसी मैच विद द मार्च पास्ट फ्रीक्वेंसी, देन ब्रिज विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, एंड व्हेन ब्रिज विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग इट विल कोलैप्स। क्या कर जाएगा? वो कोलैप्स कर जाएगा। एंड व्हेन वी पास फ्रॉम एनी टनल, इट इज एडवाइज दैट डोंट हॉर्न। गाड़ी का हॉर्न नहीं देना टनल्स के अंदर। कई बार आप जोर से आवाज भी करते हो तो वो बहुत जोर से गूंजती है टनल्स के अंदर, तो गाड़ी का हॉर्न प्रोहिबिटेड होता है टनल्स के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टनल्स के अंदर हॉर्न बजाएंगे तो मैं भी फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न मैच विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द टनल, and when natural frequency of the tunnel and horn frequency merged with together, then what happen? Tunnel will start oscillation, and when anything start oscillation, then it will collapse. Same way in earthquake also things happen. Why earthquake occurs? बिल्डिंग क्यों गिर जाती है earthquake के अंदर? Due to earthquake, natural frequency of the building which match with the frequency of the earthquake. जब अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी और बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी क्या कर जाती है? मैच कर जाएगी, देन बिल्डिंग विल स्टार्ट ऑसिलेटेड एंड देन फाइनली कोलैप्स। यही अर्थक्वेक के अंदर कंसेप्ट होता है। समझ में आ गई बात अच्छे से? कोई दिक्कत है इसमें? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग्स एंड ऑल थिंग। ओके, so that's all for this lecture. See you in next lecture for the next chapter. Okay, thank you.